मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड सम ऑफ थ्री नंबर्स। इसका फ्लो चार्ट भी हम करेंगे और सी के अंदर इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ें, क्योंकि फ्लो चार्ट के साथ प्रोग्राम करने पर डेफिनेटली आप कोडिंग के अंदर एफिशिएंट हो जाएंगे। लेट्स सी द फ्लो चार्ट। सबसे पहले ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब लेंगे इनपुट बॉक्स में, ठीक है, दैट इज टेक थ्री नंबर्स num1 num2 एंड num3। हमें तीन नंबर्स का सम कराना है तो हम तीन नंबर्स एज द इनपुट लेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और अब कराएंगे प्रोसेसिंग में क्या हमें सम कराना है तीन नंबर्स का, सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। सम हो चुका है, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और आउटपुट बॉक्स में प्रिंट कर देंगे सम। देन फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए ओवल बॉक्स में स्टॉप लिखकर फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे। नाउ कम ऑन द प्रोग्राम इन सी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ये है हेडर फाइल इंक्लूड करने का तरीका। ये एक प्री प्रोसेसर होता है जो कि इंक्लूड करता है इस हेडर फाइल को इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, इस हेडर फाइल जबकि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और इसके अंदर है इनपुट आउटपुट फंक्शंस, तो इन फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं अब अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज हैश इंक्लूड stdio.h की तरह ही हम लिखेंगे conio.h, ठीक है। दिस इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और इसके अंदर ये ऑप्शनल है, ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो कि होते हैं CLR, SCR, गेट ch फंक्शन, जिनको हम फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को विद द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये हर प्रोग्राम के अंदर होता है और ये सिर्फ एक ही होता है, यहीं से कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। हर फंक्शन के आगे हमें उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना होता है, तो इसके डेटा टाइप हम लिखेंगे। अगर हम यहाँ वर्ड लिख देते हैं तो इसका मतलब कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसकी जगह हम और कोई डेटा टाइप भी लिख सकते थे, लाइक इंट, कैर, फ्लोट। अगर सपोज हमने इंट लिखा होता तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, कैर लिखा होता तो ये कैर वैल्यू रिटर्न करता, ठीक है। अभी हमने वर्ड लिखा है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब हम आते हैं इनपुट पर। हमें तीन नंबर्स का सम कराना है तो तीन वेरिएबल्स लेंगे हम सबसे पहले, दैट इज इंट टाइप के हैं ये तीनों वेरिएबल्स, num1 num2 num3। हर लाइन एंड होती है विद सेमीकोलन। जैसे हमने तीन वेरिएबल्स लिए num1 num2 num3, तो हमारे मेमोरी के अंदर स्पेस बन गया num1 के लिए जो कि इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, num2 के लिए ये भी इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा एंड num3 के लिए ये भी हमारे इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें इनका सम भी चाहिए, तो इसके लिए एक सम वेरिएबल भी लेंगे हम, ठीक है। और जैसे ही हमने सम वेरिएबल लिया तो सम भी जो कि इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। उतना ही जैसे कि इंट 4 बाइट को लेता है तो 4 बाइट का साइज हमारे मेमोरी के अंदर रिजर्व हो गया सम के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट लाइन पर, डेट इज CLR SCR। ये एक फंक्शन लिखा हमने और ये फंक्शन है conio.h हेडर फाइल से। ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अगर हमारे आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी पहले से लिखा हुआ है तो वो सब क्लियर हो जाएगा CLR SCR फंक्शन से। अब हम जो है प्रिंट कराते हैं एक लाइन आउटपुट स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ printf फंक्शन। तो printf फंक्शन मैसेज डिस्प्ले करता है जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो हम एक सिंपल मैसेज लिख रहे हैं, दैट इज एंटर एनी थ्री नंबर्स। हम यूजर को कह रहे हैं कि कोई भी तीन नंबर्स एंटर करे वो, ठीक है। डबल कोट्स में हमने ये दे दिया। सेमीकोलन से हर एक लाइन फिनिश होती है सी प्रोग्राम के अंदर। अब हम आते हैं स्कैनअप फंक्शन पर। तो स्कैनअप फंक्शन जो कि एक इनपुट फंक्शन है, ये क्या करेगा, जो भी यूजर कीबोर्ड के थ्रू वैल्यूज एंटर करेगा उस कीबोर्ड के थ्रू एंटर की गई वैल्यू को ये रीड करता है स्कैनअप फंक्शन। तो तीन वैल्यूज रीड करनी है और कहाँ, %d में, ठीक है। तो पहला %d किसकी बात कर रहा है, तो हम डबल
कोट्स के अंदर जब भी वेरिएबल्स की बात आती है तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। ठीक है, तो हम इंट की बात कर रहे हैं, मतलब 3 वेरिएबल्स num1 num2 num3 इनकी बात कर रहे हैं और तीनों ही इंट टाइप के हैं और इंट का जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। तो पहला %d हम किसके लिए ये यहाँ पे हम यूज करते हैं एड्रेस। तो पहला num1 के एड्रेस पर जाकर वैल्यू स्टोर होगी, दूसरा num2 पर जाकर उसके एड्रेस पर जाकर वैल्यू स्टोर होगी एंड तीसरा num3 के एड्रेस पर जाकर वैल्यू स्टोर होगी। यानी पहला %d हम बात कर रहे हैं num1 के लिए और दूसरा %d जो कि हम बात कर रहे हैं num2 के लिए और तीसरा %d उस जो हम बात कर रहे हैं num3 के लिए। यानी कोमा लगा के आप बताएंगे कि ये %d पहला किसके लिए है, दूसरा किसके लिए, कोमा लगाते हुए आप जो है ये तीनों बताएंगे। ठीक है, तो जितने %d लेंगे आप कोमा लगा के आप बताएंगे उनके बारे में। अब क्या है, num1 के एड्रेस पर जाकर पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सपोज यूजर ने एंटर किया पहली वैल्यू 10, तो 10 num1 में जाकर स्टोर हो जाएगी, num1 के एड्रेस पर जाकर। दूसरी वैल्यू सपोज उसने एंटर की 20, तीसरी वैल्यू सपोज उसने एंटर की 30। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू जो है num1 num2 और num3 में जाकर स्टोर हो गई हैं। अब हमने करानी है प्रोसेसिंग, दैट इज सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। हमारा सम आ चुका है और अब हम इसको करा देंगे सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन से। और प्रिंट एफ फंक्शन में हम लिखेंगे सम इज, जो हम लिखेंगे मैसेज वो तो एज इट इज जाएगा। अब सम इज, सम कहाँ पे है, सम के अंदर है। तो सम क्या है, एक वेरिएबल, और वेरिएबल की जब भी बात आती है तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर हम डबल कोट्स में लिखते हैं, कोमा लगा के हम बताएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, किस %d की, सम की बात कर हो रही है ये। ठीक है, तो ये %d किसके लिए अब लिखा आएगा, सम इज, और ये %d किसके लिए बात हो रही है, इस सम के लिए। ठीक है, तो आउटपुट में क्या लिखा आएगा, दैट इज सम इज, और 10 20 30 इन तीनों का सम हुआ था सम के अंदर। ठीक है, तो सम के अंदर क्या चला गया, दैट इज 60, तो रिजल्ट आएगा सम इज 60। ठीक है, तो ये सम इज %d कोमा सम, मतलब इस सम में क्या वैल्यू है, 60 है और ये 60 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रोग्राम फिनिश होता है, गेट ch फंक्शन एट लास्ट हम लिख देंगे और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक कि हम एंटर ना प्रेस कर दें, यानी हम आउटपुट स्क्रीन को अच्छे से देख सकते हैं। और अब हमारा प्रोग्राम फिनिश होता है विद द क्लोजिंग ब्रेस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रोग्राम इजीली समझ आ गया है और आपको और भी बहुत सारी फ्लो चार्ट्स सीखने हैं, कोडिंग में एफिशिएंट बनना है, तो फ्लो चार्ट्स और प्रोग्राम्स के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिख दें जो भी आप पर्टिकुलर फ्लो चार्ट या प्रोग्राम चाहते हैं और लाइक शेयर इसे जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। इसका फ्लो चार्ट भी हम करेंगे और सी के अंदर इसका प्रोग्राम कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। वेलकम टू जी स्कॉलर्स अकेडमी। लेट्स स्टार्ट द फ्लो चार्ट। फर्स्टली वी स्टार्ट द फ्लो चार्ट बाय राइट स्टार्ट इन द ओवल बॉक्स। ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, इनपुट बॉक्स में इनपुट लेंगे। अभी हमने करना है 4 नंबर्स का सम, तो टेक 4 नंबर्स num1, num2, num3 एंड num4। तो 4 नंबर्स को हम रीड करेंगे, इनपुट करेंगे, देन आते हैं प्रोसेस पर। अब हमें चाहिए सम और एवरेज, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस num4, चारों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 4। अब एवरेज होगा सम, जो हमारा जो भी रिजल्ट आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 नंबर्स हैं जिनका हमने निकालना है एवरेज। तो सम और एवरेज आ चुका है। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए आउटपुट बॉक्स में लिखेंगे प्रिंट सम कोमा एवरेज। ठीक है, एंड देन फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे ओवल बॉक्स में स्टॉप लिखकर। नाउ कम इनटू द प्रोग्राम। ठीक है, तो अब प्रोग्राम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे, हैश इंक्लूड stdio.h लिखकर।
हैश इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर है, ये एक स्टेटमेंट है जिससे हम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि इस हेडर फाइल से कंसर्न सारे के सारे फंक्शंस, इस हेडर फाइल में इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, तो उन सारे फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करके इसीलिए हम इंक्लूड करते हैं कोई भी हेडर फाइल। अब आगे इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड conio.h। तो ये भी एक हेडर फाइल है, ऑप्शनल है इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना। इसके अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जो कि हैं clr, scr, getch। ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर फर्दर यूज करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को विद द मेन फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और यहीं से कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। तो ये हर एक प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए और ये सिर्फ एक ही होता है हर प्रोग्राम के अंदर। अब इसका डेटा टाइप लिखेंगे। तो डेटा टाइप हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम वर्ड देते हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर यहाँ पे डेटा टाइप इंट भी हो सकती थी, फ्लोट भी हो सकती थी। अगर इंट होती तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, फ्लोट होती तो ये डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता। अभी वर्ड डेटा टाइप हम लेकर के चल रहे हैं। फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हमने 4 नंबर्स को जो है प्रिंट 4 नंबर्स का हमें सम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है 4 नंबर्स का 4 वेरिएबल्स लेंगे, num1, num2, num3, चारों इंटीजर वेरिएबल्स हैं, num4, ठीक है। जैसे ही हमने 4 वेरिएबल्स लिए, चारों 4 वेरिएबल्स के लिए हमारी मेमोरी में स्पेस बन गया, num1, num2, num3 एंड num4। चारों के चारों इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, ठीक है। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, num1, ठीक है। अब इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है इन सब के अंदर, ठीक है। num2, num3 एंड num4। अब जो है हमें सम और एवरेज भी चाहिए, इनका सम और एवरेज हमें कराना है। तो इसके लिए हम सम कॉमा एवरेज ये वेरिएबल भी लेंगे जिनके अंदर रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है। तो सम और एवरेज इनके अंदर आएगा हमारा रिजल्ट। तो ये भी मेमोरी के अंदर इंटीजर टाइप के जो साइज रहती है 4 बाइट, उतना मेमोरी स्पेस इन्होंने ले लिया है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। CLR SCR सबसे पहले लिखेंगे, इससे हमारी आउटपुट स्क्रीन क्लियर होती है। क्लियर स्क्रीन ये जो फंक्शन है दैट इज CLR SCR क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करेगा, हमारी आउटपुट स्क्रीन को। उस पर अगर प्रीवियसली कुछ भी लिखा हुआ है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जो है एक मैसेज प्रिंट कराएंगे दैट इज एंटर एनी 4 नंबर। 4 नंबर्स को एंटर करें, ठीक है। तो ये मैसेज एज इट इज लिखा आएगा, जो हम डबल कोट्स में डालते हैं वो मैसेज एज इट इज हमारी आउटपुट स्क्रीन पर लिखा आएगा। फिर यूजर कोई 4 नंबर एंटर करेगा, ठीक है। तो उन 4 नंबर को कीबोर्ड के थ्रू एंटर किए हुए नंबर्स को रीड करने के लिए इनपुट फंक्शन स्कैनफ हम यूज करते हैं, जो कीबोर्ड के थ्रू की हुई एंटर की हुई वैल्यू को रीड करता है। तो ये 4 वैल्यूज हमें रीड करानी है, 4 वैल्यूज रीड होंगी और चारों कहाँ 4% डी लगा दिया हमने। तो पहला %d किसके लिए इंडिकेट करेगा वो कोमा के बाद बताते हैं हम। पहला %d है num1 के लिए। तो num1 के एड्रेस पर जाकर पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर num2 के एड्रेस पर जाकर दूसरी वैल्यू, फिर num3 के एड्रेस पर जाकर तीसरी वैल्यू, और फिर यहाँ से हम जो है एक बार इसको हटाते हैं और फिर num4 के एड्रेस पर जाकर चौथी वैल्यू रीड हो जाएगी, ठीक है। तो पहला %d काम कर रहा है इस num1 के लिए, यानी पहली वैल्यू रीड जो भी हमारी हुई है कीबोर्ड के थ्रू वो num1 में जाके स्टोर होगी। सपोज वो वैल्यू है 10, तो वो num1 में जाके स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू num2 में जाके स्टोर होगी, ठीक है। सपोज दूसरी वैल्यू है 20, तीसरी वैल्यू num3 में और चौथी वैल्यू num4 में, ठीक है। इस तरीके से सपोज तीसरी है 30 और चौथी है 40, ठीक है। दिस इज num4। तो इस तरीके से हमारी जो है वैल्यू रीड होकर के इन चारों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमने निकालनी है प्रोसेसिंग। हम चारों वैल्यूज को जो है रीड कर चुके हैं, अब हम प्रोसेसिंग करेंगे सम और एवरेज, ठीक है। तो अब हम जो है प्रोसेसिंग करेंगे सम दैट इज num1 प्लस num2
यानी इनके अंदर जो भी वैल्यू है उन सबको ऐड करना है, num3 प्लस num4। ठीक है, हर स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमीकोलन से। और फिर सम आ चुका है हमारा, सम हमने निकाल लिया है। फिर हम निकालेंगे एवरेज, दैट इज सम डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब दोनों ही सम और एवरेज हमारे आ चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? सम के अंदर 10, 20, 30, 40। ठीक है, जो कि हो जाएगी चारों को ऐड करने से सम के अंदर अब जो वैल्यू जाएगी दैट इज 100, और एवरेज के अंदर जो वैल्यू जाएगी 100 डिवाइड बाई 4 दैट विल बी 25। ठीक है, तो सम और एवरेज हमारा आ चुका है। और अब हम जो है करेंगे इनको प्रिंट एफ मैसेज लिखेंगे सम इज। तो किसके अंदर है सम? एक वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल की जब भी बात होती है तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर हम लिखते हैं, फिर कोमा लगा के हम किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं? दैट इज सम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज सम। नेक्स्ट इज एवरेज, और प्रिंट करा देंगे एवरेज इज, किस में है एवरेज? %d। ठीक है, और कौन सा %d? एवरेज। ठीक है, प्रोग्राम को फिनिश करते हैं गेट ch फंक्शन के थ्रू। तो गेट ch फंक्शन हमने लिखा, और ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक कि एंटर ना प्रेस कर दिया जाए। ठीक है, तो आउटपुट जनरेट हो चुका है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। जो है फंक्शन को बंद करेंगे विद द क्लोजिंग प्रेस। प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया है, और जो आउटपुट लिखा आएगा आउटपुट स्क्रीन पे दैट इज सम इज 100। ठीक है, और एवरेज इज दैट इज 25। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रोग्राम समझ में अच्छे से आ गया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में हमसे जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और सब्सक्राइब करके हमारे साथ से जरूर जुड़ें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर। तो इसका फ्लो चार्ट भी हम देखेंगे और उसी के अंदर इसका प्रोग्राम भी हम देखेंगे। वेलकम टू जी स्कॉलर्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्लो चार्ट के साथ इस तरीके से प्रोग्राम सीखने पर आप डेफिनेटली कोडिंग के अंदर एफिशिएंट हो जाएंगे। लेट्स सी द फ्लो चार्ट। सबसे पहले ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले लेंगे इनपुट बॉक्स में, जो कि होता है पैरेललोग्राम बॉक्स। टेक 2 नंबर्स num1 एंड num2। 2 नंबर्स को हमने रीड किया, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे प्रोसेस, दैट इज rem इक्वल टू num1, और ये है मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर। ये रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, तो पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो स्टोर हो जाएगा rem के अंदर। रिजल्ट आ चुका है, इस rem को प्रिंट कर देंगे एज द आउटपुट। प्रिंट rem। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए ओवल बॉक्स में स्टॉप लिखकर फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे। नाउ सी द प्रोग्राम इन सी। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे #include stdio.h। ये एक तरीका है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का प्रोग्राम के अंदर। तो #include एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, और ये इंक्लूड कर देती है हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर। तो ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और इस फाइल को इंक्लूड करने के बाद इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं जो कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जो भी फंक्शन हमने यूज करने हैं उससे पहले उसकी कंसर्न हेडर फाइल हमें प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करनी होती है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे दैट इज #include conio.h। ये हेडर फाइल इंक्लूड करना ऑप्शनल है। अगर आप इसे इंक्लूड करते हैं तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं, जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, जो कि हैं clr, scr एंड getch। इनको हम फर्दर यूज करेंगे प्रोग्राम में। नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम विद मेन फंक्शन। ये बहुत जरूरी फंक्शन है, यहीं से कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। हर प्रोग्राम के अंदर ये होना चाहिए, और एक ही होता है हर प्रोग्राम में। अब फंक्शन को लिखने से पहले हम उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं वॉइड डेटा टाइप।
तो जैसे ही वॉइड डेटा टाइप का मतलब होता है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम यहाँ इंट लेते तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है ये फंक्शन। तो कोई भी डेटा टाइप हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने स्टार्ट करना है इनपुटिंग। इसके लिए हमें दो नंबर्स चाहिए, तो हम दो वेरिएबल्स लेंगे, num1 कोमा num2। तो दो वेरिएबल्स जैसे ही हमने लिए, हमारे मेमोरी के अंदर इन वेरिएबल्स के लिए स्पेस रिजर्व हो गया। पहला वेरिएबल num1 के लिए और दूसरा वेरिएबल num2 के लिए। अब ये दोनों वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर वैल्यूज होल्ड होंगी क्योंकि इनका डेटा टाइप है इंट। तो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व हो गया है num1 में और num2 में, ठीक है। अभी हमने जो है आगे rem एक और वेरिएबल जिसमें हम रिजल्ट चाहिए जिसमें, ठीक है, तो वो वेरिएबल भी हमने ले दिया, ठीक है। rem रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर भी जो है चाहिए। तो जैसे ही हमने rem लिया तो मेमोरी में rem नेम से भी स्पेस रिजर्व हो गया और ये भी इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने लिखा clr_scr। ये फंक्शन clr_scr ये स्क्रीन को क्लियर करता है और आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। अगर उस पर पहले से कुछ भी लिखा हुआ है वो आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपकी बिल्कुल, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये conio.h से आया है। अब मूव करते हैं आगे और अब जो है दो नंबर्स जिनको हमने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, उन दो नंबर्स को हम रीड करेंगे। इसके लिए एक आउटपुट फंक्शन जो है हम लेते हैं, दैट इज printf फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ हम मैसेज लिख रहे हैं एंटर एनी टू नंबर। अब आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। अब यूजर दो नंबर एंटर करेगा और कीबोर्ड के थ्रू एंटर किए हुए नंबर को रीड करने के लिए इनपुट फंक्शन होता है स्कैनअप फंक्शन। ये क्या करेगा, दो वैल्यूज जो एंटर हुई हैं उनको रीड करेगा वेरिएबल्स के अंदर। तो पहला वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल। अगर डबल कोट्स में हम वेरिएबल की बात करते हैं तो उनका एक्सेस स्पेसिफायर हमें लिखना होता है। तो हम यहाँ पे num1 num2 की बात कर रहे हैं जो कि है इंट टाइप के और इंट का एक्सेस स्पेसिफायर होता है %d, ठीक है। अब हमें वन बाय वन करके बताना होगा कि ये पहला %d किसके लिए है, दिस इज एड्रेस ऑफ num1 के लिए, दूसरा एड्रेस ऑफ num2 के लिए। यानी जो पहली वैल्यू रीड होगी वो num1 के एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू रीड होगी वो num2 के एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सपोज पहली वैल्यू यूजर ने एंटर की 30 तो वो num1 में स्टोर होगी और दूसरी वैल्यू num2 में एंटर की उसने दूसरी वैल्यू जो कि है 5। अब ये num2 में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और अब हम कराएंगे प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग दैट इज rem इक्वल टू num1। इसके आगे लगाएंगे मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड आउट करता है %num2। तो पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया और जो भी रिमाइंडर आया वो rem के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोज यहाँ पे पहली वैल्यू सपोज यहाँ पे 35 है, 35 या 32, ठीक है, 32 है, ठीक है। अब 32 को हमने डिवाइड किया, 32 डिवाइडेड बाय हुआ 5, ठीक है। यहाँ से हुआ 32 डिवाइड बाय 5। तो 32 को जब डिवाइड किया 5 से तो जो भी रिमाइंडर आया, रिमाइंडर यहाँ पर होगा कोशेंट। 32 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट तो होगा 6 और रिमाइंडर होगा 2। तो ये है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर rem के अंदर चला जाएगा 2, ठीक है। अब रिजल्ट आ चुका है और इसे कराएंगे printf फंक्शन के थ्रू। इसमें मैसेज देंगे दैट इज रिमाइंडर इज। तो रिमाइंडर क्या है और वेरिएबल के अंदर rem के अंदर हमारी वैल्यू रिजल्ट है तो उसकी बात करेंगे। तो वेरिएबल की बात करते हैं तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर की बात करनी होती है और यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे किस %d की बात कर रहे हैं, हम rem की बात कर रहे हैं। अगर स्कैनअप फंक्शन होता तो एड्रेस भी मेंशन करते, लेकिन printf में हम एड्रेस ऑपरेटर मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये %d किसके लिए है, कोमा के बाद बताएंगे हम rem के लिए।
तो इससे जो रिजल्ट आएगा क्या लिखाएगा, रिमाइंडर इज, मैसेज तो एज इट इज प्रिंट होगा और वेरिएबल अब %d उठेगा जो कि है REM और REM के अंदर वैल्यू है 2, तो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर इज 2। ठीक है, और अब प्रोग्राम फिनिश हो गया है। गेट ch फंक्शन लिखे हैं एट लास्ट, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक कि हम एंटर ना प्रेस कर दें। फिनिश हो गया है प्रोग्राम, क्लोजिंग ब्रेस से प्रोग्राम को फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया हो और आपको फ्लो चार्ट इस तरीके से समझना अच्छा लग रहा है तो जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, और कोई पर्टिकुलर फ्लो चार्ट अगर आपने पूछना है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर इसे जरूर से करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। इसका फ्लो चार्ट भी हम करेंगे और प्रोग्राम सी के अंदर कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़े। फ्लो चार्ट के साथ अगर आप प्रोग्राम कर लेंगे तो डेफिनेटली कोडिंग में आप एफिशिएंट हो जाएंगे। वेलकम टू जी स्कॉलर्स अकेडमी। लेट्स सी द फ्लो चार्ट। फर्स्टली वी स्टार्ट द फ्लो चार्ट विद द ओवल बॉक्स। ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब लेंगे इनपुट बॉक्स के अंदर टेक रेडियस ऑफ सर्कल एज RAD। हमें चाहिए इसके लिए रेडियस, क्योंकि हमने निकालना है सर्कल का एरिया और पेरीमीटर। एरिया जो कि होता है πr², ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिएगी रेडियस RAD। ठीक है, तो इसको हम एज द इनपुट लेंगे। अब निकालेंगे प्रोसेस करेंगे आप प्रोसेसिंग बॉक्स में और निकालेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया दैट इज πr²। ठीक है, तो पाई क्या होती है, दैट इज 22/7, दिस इज पाई, और पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है, अब एरिया और पेरीमीटर हमारा आ चुका है। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। आउटपुट बॉक्स में एरिया और पेरीमीटर को, एरिया PRM जिसके अंदर हमने पेरीमीटर निकाला है उसको कर देंगे प्रिंट। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए स्टॉप लिखकर ओवल बॉक्स में फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे। नाउ सी द प्रोग्राम इन सी। सबसे पहले जो है हम लिखेंगे दैट इज हैश डिफाइन PI 3.14। ये क्या है, हैश डिफाइन, ये है प्री प्रोसेसर। हैश के साथ आप जो भी लिखते हैं वो होता है प्री प्रोसेसर। ये एक सिंबॉलिक नेम है और ये है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये है एक सिंबॉलिक कांस्टेंट। हमने क्या किया, सिंबॉलिक कांस्टेंट लिया, क्यों, क्योंकि हमें जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम एक नेम दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप ना भी दें और प्रोग्राम को सिंपल करें तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन हमने ये कांस्टेंट वैल्यू को एक नेम दिया है। क्यों, ताकि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम जितनी बार भी प्रोग्राम में लिखें, कांस्टेंट वैल्यू लिखने से हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, एरर हो जाए, लेकिन नेम लिखने से एरर नहीं होगी, तो प्रोग्राम मोर रीडेबल हो जाता है अगर आप इस तरीके से नेम दे देते हैं। तो जैसे ही हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर है जो आपके कांस्टेंट वैल्यू को एक नेम दे देगा। ठीक है, एक नेम असाइन कर देगा। अब जहां कहीं भी हमें 3.14 यूज करना है उसकी जगह हम PI वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। ये नेम कुछ भी हो सकता है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने PI दिया है तो PI ही हम यूज करेंगे। जहां कहीं PI यूज होगा वहां वैल्यू अपने आप रिप्लेस हो जाएगी 3.14 से। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम मोर रीडेबल हो, और अगर हमने इस कांस्टेंट वैल्यू में अगर कहीं चेंज भी करना है तो सिर्फ एक जगह हम ये मॉडिफिकेशन करेंगे और ऑटोमेटिकली पूरे प्रोग्राम में वो मॉडिफिकेशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए भी हम इस तरह के सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम जो है यहाँ से रब कर देते हैं एंड नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले अब हम लिखेंगे हैश इंक्लूड हैश डिफाइन PI 3.14। ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है इसके बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h से। ये है हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हैश इंक्लूड लगाने से ये हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो गई है, और इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक इसके अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, उन
फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर अब यूज कर सकते हैं एक बार इस हेडर फाइल को इंक्लूड हो जाने के बाद हमारे इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल भी हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, हमने इंक्लूड कर दी है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ये इंक्लूड करते हैं तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं CLR, SCR, get ch, इनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम विद द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और यहीं से कंपाइलर अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, अपने कंपाइलेशन स्टार्ट करता है और ये मेन फंक्शन हर प्रोग्राम के अंदर एक ही होता है। ठीक है, और ये जरूर होता है। अब मेन फंक्शन, इसके आगे हमें डेटा टाइप लिखनी होती है। तो ये डेटा टाइप अगर हम वर्ड लिखते हैं तो इट मीन्स ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर यहाँ डेटा टाइप कुछ और होती, लाइक इंट होती तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, फ्लोट होती तो ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम विद ओपनिंग ब्रेस। ठीक है, अब हमने इनपुट लेनी है। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे दैट इज RAD। ठीक है, और ये हम फ्लोट टाइप की लेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया दैट इज RAD। ठीक है, एक रेडियस के लिए एक वेरिएबल लिया दैट इज RAD। ठीक है, और ये फ्लोट टाइप का लिया क्योंकि डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है रेडियस के अंदर। ठीक है, तो हमने ये ले दिया। अब हम फ्लोट में ही एरिया और PRM पैरीमीटर, ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करानी है, तो ये दोनों के लिए भी हम वेरिएबल ले दिया एरिया कोमा PRM। अब जैसे ही आपने लिया RAD के लिए स्पेस बना, एरिया के लिए और PRM के लिए, और इसके अंदर फ्लोट वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगी इन तीनों के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या किया, CLR, SCR ये फंक्शन कॉल किया हमने। ये एक कंसोल फंक्शन है और ये CLR, SCR conio.h हेडर फाइल से आया है और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अगर उस पर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है एक मैसेज प्रिंट कराएंगे दैट इज printf फंक्शन से। printf फंक्शन जो कि एक आउटपुट फंक्शन है, जो कि scanf, printf और scanf ये दोनों ही आए हैं stdio.h हेडर फाइल से। ठीक है, अब printf में हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे दैट इज एंटर द रेडियस। रेडियस एंटर करें तो हमारा ये मैसेज एज इट इज लिखा आएगा आउटपुट स्क्रीन पे। और जैसे ही यूजर रेडियस एंटर करेगा कीबोर्ड के थ्रू, तो उस कीबोर्ड के थ्रू एंटर की हुई वैल्यू को रीड किया जाता है scanf फंक्शन के थ्रू। ये है इनपुट फंक्शन और ये भी आया है stdio.h से। ठीक है, अब इसके थ्रू हम जो है जो भी वैल्यू एंटर की गई है उसको रीड करेंगे। और किस में रीड करेंगे, %f RAD में रीड करेंगे। तो RAD एक फ्लोट वेरिएबल है और जिसका डेटा टाइप है %f, मतलब फ्लोट डेटा टाइप का जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है दैट इज %f। यहाँ हम लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर और ये फिर यहाँ पे कॉमा लगा के हम बताते हैं कि ये कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है, %f। और यहाँ हम लिखेंगे, इसके एड्रेस पे जाएंगे, इस फ्लोट के एड्रेस पे, और ये यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा %f की हम बात कर रहे हैं दैट इज RAD। ठीक है, RAD की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये %f किसके लिए है, ये RAD के लिए है, यानी जो भी वैल्यू हमारी रीड होएगी वो RAD के अंदर जो है एंटर हो जाएगी। ठीक है, सपोज हमने 5 जो है एंटर किया तो 5.0 मतलब डेसिमल में वो वैल्यू जो है RAD में चली जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो है निकालेंगे एरिया। हमारे इनपुट हो चुका है, अब हम प्रोसेसिंग करेंगे और एरिया। ठीक है, इसके अंदर क्या, PI हम जो कि डिनोट कर चुके हैं, PI इंटू RAD हमारी आ गई है। फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पैरीमीटर PRM दैट इज PRM, इसका जो फार्मूला होता है दैट इज 2 पाई R, 2 पाई एंड R दैट इज RAD। ठीक है, हो चुका है कैलकुलेट एरिया और पैरीमीटर। प्रिंट करा देंगे सिंपली इनको, रिजल्ट जो भी है प्रिंट एफ कराएंगे। एरिया इज, और कहाँ से वैल्यू रीड करानी है हमें, एक वेरिएबल जो कि एरिया
ठीक है। और वेरिएबल के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं डबल कोट्स में। कभी भी हम डायरेक्ट वेरिएबल नहीं लिखते, उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, ये %d किसकी बात कर रहा है, एरिया की। ठीक है, तो ये वैल्यू जो उठ के आएगी, एरिया इज इक्वल टू किसकी वैल्यू उठ के आएगी, जो एरिया के अंदर वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रिंट एफ कराएंगे, दैट इज प्रिंट एफ पैरामीटर इज, यहाँ पैरामीटर प्रिंट करा देंगे इक्वल टू %d। ठीक है, अब किस %d की बात कर रहे हैं हम, डेट इज PRM की। ठीक है, तो जैसे ही PRM %d इस %d पे आते ही ये इस PRM पे जाएगा। ठीक है, और कॉमा के बाद आपको वही %d का बताना है कि आप किस %d की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम फिनिश हुआ है, गेट ch लिखेंगे फंक्शन, ये एक कंसोल फंक्शन है और ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोके रखेगा जब तक कि हम एंटर ना प्रेस कर दें। तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें आउटपुट विजिबल होगा क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, एरिया और पैरामीटर आ चुका है। एरिया के अंदर क्या आया था, डेट इज पाई इंटू RAD। ठीक है, तो RAD में अगर 5 है तो पाई के अंदर है 3.14। ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई 5 तो वो हमारा होगा एरिया। ठीक है, और इसी तरीके से 2πr ये हमारा हो जाएगा PRM पैरामीटर। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आ गया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बता दें आपको जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट चाहिए, आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और लेक्चर कैसा लगे ये भी हमें जरूर से बता दें। ठीक है, और एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स में से जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।